उत्तर प्रदेश की सियासत में हो क्या रहा है? 2024 से पहले पीएम मोदी को इस बात की फिक्र है कि भाई तीसरी बार रिपीट नहीं हुए तो क्या होगा। और तीसरी बार रिपीट करने के लिए आप माने ना माने, जो दिल्ली से फरमान है उसको मानना पड़ेगा। तभी तो जो उत्तर प्रदेश में घट रहा है वो देश की सियासत को समझने के लिए काफी है कि बीजेपी के भीतर खलबली कितनी है। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा हो गया है, इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, आप उसे देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितनी खलबली है। और इस खलबली में सिर्फ एक बात दिमाग में रखी जा रही है कि बीजेपी के तीसरी बार सरकार बने। अब इसके लिए कोई मुख्यमंत्री अपने विरोधी को कैबिनेट में शामिल करे या कोई मुख्यमंत्री का करीबी जेल चला जाए, सब कबूल है, सब पर हामी है। भारी भरकम मुख्यमंत्री, बीजेपी के नंबर 1 मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब चल नहीं रही है। जिस तरह से उन्होंने अब तक चलाई, वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर जो योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरह के बयान देते थे, उन पर इस बात का शक जाहिर करते थे कि वो मेरी हत्या करवा देंगे। क्या कुछ नहीं कहा योगी आदित्यनाथ को ओम प्रकाश राजभर ने, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने। फिर भी बीजेपी ने उनको अपने साथ ले लिया। अब ले लिया तो ले लिया, कैबिनेट का वादा कर दिया सो कर दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ थे, कह दिया था नहीं लूंगा कैबिनेट, जब तक है जहां करते रहो बयानबाजी, मैं कैबिनेट में शामिल नहीं करूंगा। लेकिन अब खेल हो गया। 2024 का चुनाव और करीब आया तो ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलने लगे, कहने लगे कि बस इंतजार आपने करवा दिया, कभी साल गुजरने का, कभी 6 महीने गुजरने का, कभी होली का, कभी दिवाली का, अब तो कर दो फैसला वरना आर या पार। सो चुनाव जीतना बीजेपी के लिए जरूरी, पीएम फेस के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की फिर से वापसी हो जाए सत्ता में, इसलिए कह दिया गया योगी आदित्यनाथ से, आप माने ना माने, आपको ये चेहरा पसंद हो ना पसंद हो, ये व्यक्ति पसंद हो या ना हो, इसके शब्द आपको चुभते हो, इसके शब्दों से आपकी आत्मा को ठेस पहुंचती हो, आपको तो इसे कैबिनेट में जगह देनी होगी। लिहाजा मांगते मांगते ओम प्रकाश राजभर थक गए थे और योगी आदित्यनाथ इनकार करते करते नहीं थके थे। और अब मिल गया कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट की रैंक मिल गई, कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। तो क्या सभी गिले शिकवे दूर हो गए? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है ओम प्रकाश राजभर बयान देने से बच रहे हों। ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा की जितनी सीटें दी गई हैं उस पर वो दिल से आभारी हो जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि सियासत में पलटना अलटना और रोटी को पलट पलट कर सेकना ओम प्रकाश राजभर को अच्छे से आता है। इसलिए वो एक रास्ता जरूर छोड़ देते हैं कभी भी इधर से उधर जाने का। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या करें, वो छोड़ भी नहीं सकते साथ, और साथ रहते हुए इस घुटन को बर्दाश्त करें तो करें कैसे। जिस ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ नहीं कहा, उस ओम प्रकाश राजभर को साथ ले ही लिया, अपनी कैबिनेट में जगह दे ही दी। अब बार बार कैबिनेट मीटिंग के जरिए ही सही आमना सामना भी हो जाएगा। अब तक आमना सामना भी नहीं हो रहा था, आमना सामना करने से बच रहे थे, आंख से आंख मिलाने से बच रहे थे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब कैबिनेट मीटिंग होगी तब तो आमना सामना भी होगा। कैसे इसे बर्दाश्त करेंगे योगी आदित्यनाथ, और ओम प्रकाश राजभर के उन शब्दों को जब याद करेंगे, उनकी भाषा को याद करेंगे, तो क्या बीतेगी उन पर। सवाल यह है कि आखिर कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अगर वही वाला पोर्टफोलियो दे दिया जो पिछली बार था, तब तो याद है ना, जंगल में मंगल वाली कहावत शुरू हो गई थी।
जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे का जिक्र आया था। क्या वही गलती बीजेपी फिर दोहराने जा रही है या दोहरा दी गई है सिर्फ इसलिए कि लोकसभा का चुनाव जीतना है? ओम प्रकाश राजभर फायदा पहुंचाएं न पहुंचाएं, नुकसान जरूर पहुंचा देंगे, इसका अंदेशा बीजेपी को भी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा पत्थर रखकर ओम प्रकाश राजभर को जगह दे दी, या यूं कहें कि दिल्ली से आए फरमान को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि सवाल उनकी भी कुर्सी का है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह जौनपुर से ऐलान कर चुके कि चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, जौनपुर जीतेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी ने इस सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। यह साफ कर दिया कि कमल का निशान यहां खिलेगा, और जेडीयू से वहां गठबंधन है, तो फिर जेडीयू तो उम्मीदवार उतारेगी नहीं, तो धनंजय सिंह क्या करेंगे? तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके उन्होंने शायद इस मुश्किल को अपने सिर पर ले लिया, जो मुश्किल उनके सिर पर आ गई। एक पुराने मामले में दोषी करार दे दिए गए। इधर उम्मीदवारी का ऐलान किया, उधर जेल पहुंच गए। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ से अपनी करीब होने का बार बार जिक्र करते हैं धनंजय सिंह। एक बार तो एनडीटीवी को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया था मठ से और योगी आदित्यनाथ से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। अब व्यक्तिगत संबंध जिसके साथ हैं योगी आदित्यनाथ के, वो व्यक्ति जेल जा रहा है और योगी आदित्यनाथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो टिकट मांग रहा है तो टिकट भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। उसकी उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले बीजेपी की तरफ से सीट फाइनल कर दी जा रही है, उसमें भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उधर जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, जिस व्यक्ति ने तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, उस व्यक्ति को कैबिनेट में जगह देनी पड़ रही है। हाय, ये मजबूरी क्या है जिस मजबूरी के आगे योगी आदित्यनाथ मजबूर हो गए हैं। धनंजय सिंह हो या ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों चेहरों को देखिए और समझिए और पढ़िए कि किस तरह से एक मजबूत मुख्यमंत्री को भी बीजेपी मजबूर कर देती है फैसला मानने के लिए। और ये फैसला ऐसा जिस फैसले के बाद बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश की सीटों पर जो सीधा प्रभाव है वो पड़ जाएगा और फिर वही रिपीट होगा। तो क्या धनंजय सिंह और ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जरूरी हो गए बीजेपी के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा, उनका मुख्यमंत्री होना काफी नहीं था उत्तर प्रदेश में सीट दिलवाने के लिए? क्या पीएम मोदी का चेहरा, उनका कद और उनका खुद वाराणसी से चुनाव लड़ना काफी नहीं था बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में भरपूर सीटें हासिल करने के लिए? तो फिर क्यों धनंजय सिंह को निशाने पर लिया गया? तो फिर क्यों ओम प्रकाश राजभर की इस हठधर्मिता को मानते हुए, उनके शब्दों को गले से उतारते हुए उन्हें कैबिनेट में दर्जा भी दे दिया गया, कैबिनेट में पोर्टफोलियो दे दिया गया? वजह क्या है? वजह यह है कि अभी डर है बीजेपी के भीतर कि कहीं पासा उल्टा ना बैठ जाए। अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो धार देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। अभी तो राजनीति में तूफान आना बाकी है। कहा जा रहा है कि जो आचार संहिता लगेगी कि उसके बाद असली बवंडर खड़ा हो जाएगा बीजेपी के सामने। और अभी तो पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट आने दीजिए, न जाने कितने चेहरे संन्यास लेने की हद तक पहुंच जाएंगे और कितने चेहरे टिकट वापस कर देंगे। और मुश्किल यह है कि जब इंडिया गठबंधन आचार संहिता लगने के बाद अपनी रणनीति का खुलासा करेगा, तब क्या होगा? शायद इसी सब खतरों को भांपकर धनंजय सिंह को एक तरफ किया जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर को गले लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ बड़ी मुश्किल में हैं। जो शख्स अपने आप को योगी आदित्यनाथ का करीबी और व्यक्तिगत संबंधी बताता है, उसे जेल जाना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसको टिकट नहीं मिल पा रहा है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पर अपनी हत्या करवाने तक के मनगढ़ंत या कथित तौर पर तमाम आरोप लगा देता है, उसको कैबिनेट में जगह दे दी जा रही। बड़ी विचित्र राजनीति बीजेपी में है। और ऐसे में क्या फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के ऊपर बीजेपी के आला कमान के फरमान भारी पड़ रहा है? क्या ये आने वाले अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी तय नहीं करेगा? यह भी सवाल है। वसुंधरा और शिवराज को भूलिए मत, उनकी राजनीति को कैसे प्रदेश से खत्म कर दिया गया, ये भी जिक्र
आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत पे और कितने विचित्र फैसले होते हैं और बीजेपी इन फैसलों को कैसे हजम करती है और कैसे आगे की रणनीति बनाती है।